सब्सक्राइब कीजिए प्रमोद स्कूल एजुकेशन चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, प्रमोद स्कूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। सीजी बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड के जनवरी का असाइनमेंट आ चुका है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के असाइनमेंट को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पहला, आ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं चार उपकरणों के नाम लिखिए। ब प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई तीन अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अ हमारे घरों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरणों की सूची। पहला है बल्ब, दूसरा है टीवी, तीसरा है आयरन, चौथा है हीटर, पांचवा है फ्रिज, छठवा है वॉशिंग। ब प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। यहाँ पे प्रतिरोध और यहाँ पे दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसमें अंतर देखते हैं। पहला, प्रतिरोध किसी पदार्थ चालक अथवा अचालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ की एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। दूसरा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तीसरा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिवर्ती क्रिया का रेखाचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रेखाचित्र बनाया है, आप इसको बना लीजिएगा। गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों के संवेदी कोशिकाओं को मिलता है। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुँचता है। यहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ से पेशी ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करता है कि हाथ हट जाता है। प्रश्न तीसरा, विद्युत मोटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला नामांकित चित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा कार्यविधि, चौथा कोई दो उपयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला है नामांकित चित्र, आप इस चित्र को बना लीजिएगा। दूसरा है सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाता है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी घूमती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक या गतिज ऊर्जा में बदलती है। तीसरा, मोटर की रचना व क्रियाविधि। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली प्रबल नाल चुंबक के अवतल बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभाग X तथा Y से संयोजित होते हैं। इस अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। विभक्त वलय के सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों P तथा Q से स्पर्श करते हैं। विधि, बैटरी से चलकर धारा ब्रश P से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक Q से होते हुए बैटरी से दूसरे टर्मिनल पर वापस भी जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली ABCD में धारा A से B से C से D की ओर बहती है, अतः AB तथा CD में धारा परस्पर विपरीत दिशा में
होती है। इसके कारण AB पर बल नीचे तथा CD पर बल ऊपर की ओर लगता है तथा कुंडली वामावर्त घूर्णन करती है। आधे घूर्णन में Y का संपर्क ब्रश P से होता है तथा X का संपर्क ब्रश Q से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होते हैं। वह तरीका जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक यह कार्य करता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर CD तथा AB पर लगने वाले बलों की दिशा भी बदल जाती है। इसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। उपयोग है पहला विद्युत पंखों में, दूसरा प्रशीतकों या रेफ्रिजरेटर में। प्रश्न चौथा, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नामांकित चित्र मैंने बना दिया है, आप बना लीजिएगा। किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग या पुमंग कहा जाता है। इसमें परागकोश और तंतु योजी द्वारा जुड़ा हुआ दिखता है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो नर प्रजनन इकाई है। इसमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग कहा जाता है। यह फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय वर्तिकाग्र दिखता है और वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय केसर के नीचे का फूला हुआ भाग है। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। परागण यदि एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच या एक ही फूल के नर और मादा अंग के बीच हो तो स्वपरागण कहलाता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच परागकण की क्रिया को परपरागण कहा जाता है। परागकण के पश्चात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागकण का अंकुरण होता है तो परागनली के जरिए परागकण का नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रश्न पाँचवा, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों या शारीरिक बदलाव को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पहले आप इस चित्र को बना लीजिएगा। बचपन से ही हमारा शरीर बदलता रहता है। जब हम 10 से 14 साल के होते हैं तब बदलाव की गति कुछ तेज हो जाती है। वजन और लंबाई के साथ साथ भूख भी बढ़ती है। शरीर के कुछ हिस्सों पर मांस बढ़ने लगता है जैसे कि स्तनों पर, जांघों पर आदि। बगल और प्रजनन अंगों पर बाल आने लगते हैं। कई लड़के लड़कियों में चेहरे पर मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों में आवाज़ और शरीर गठन में बदलाव आता है। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ एवं शरीर के अन्य हिस्सों जैसे छाती, बगल, जनन अंग आदि पर बाल उगने लगते हैं। जनन अंग क्रियाशील होने से शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में शरीर के तापमान से कम तापमान होता है जिससे शुक्राणु यहाँ लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही असाइनमेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।